Hello, friends. Um, Today we are going to study about chapter 5th, Work, Energy and Power. Work. What is work? Work means karya, the product of force and displacement and the direction of force during which the force is acting is defined as work. देखिए, जो फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ है, ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्टिंग इन डिफाइंड एज वर्क, उसको हम वर्क कहेंगे. इन अदर वर्ड, when 1 Newton force is applied on a particle or an object and the resulting displacement of the particle in the direction of the force is 1 meter, the work done is defined as 1 joule. जब 1 Newton फोर्स जो है अप्लाइड किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे, तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट होता है. डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है. जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी कहा जाएगा कि वर्क इज सेट टू बी डन. इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज 1 मीटर, द वर्क डन इज डिफाइंड एज द 1 जूल. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क इज द m to the power 1, m to the power 1, l to the power 2 and t to the power minus 2. The displacement may not be in the direction of the applied force in all cases. In the figure shown, the displacement d makes an angle theta with the applied force F according to the definition of force. देखिए, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन में जाए. जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं पर भी हो सकता है, फोर्स के डायरेक्शन से थोड़ा सा हटके. अगर वो थोड़ा सा हटके होता है तो वो फोर्स की जो डायरेक्शन है उसकी एक इमेजनरी अगर हम बेस लाइन माने तो वो उससे कहीं डाइवर्ट होता है. डाइवर्ट होके वो थीटा एंगल से के डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसमें. तो वर्क इक्वल टू W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे. जो राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगा वो F D कोस थीटा होगा और F कोस थीटा D द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ये फोर्स का कंपोनेंट है और डिस्प्लेसमेंट है. ये आपको बिल्कुल इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरीके से फोर्स हमने अप्लाई किया है उसमें, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो F वाली डायरेक्शन में जा रहा है और F साइन थीटा इसका जो है वर्टिकल है. मतलब जो कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. अब इसमें क्या होगा, द फॉर थीटा इक्वल टू π/2, एफ थीटा की वैल्यू π/2 मीन्स 90 डिग्री है. तो सीधी सी बात है कि एफ कोस थीटा की जो वैल्यू है W इक्वल टू 0 हो जाएगी. दैट मीन्स एवन इफ एफ एंड आर बोथ नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए particle is perpendicular to its displacement. Hence the work done due to the centripetal force during such a motion is 0. देखिए, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सेंट्रीपेटल. एक और वर्ड आया है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट के अराउंड जो है बिल्कुल सर्कुलर मोशन में है तो वहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा. और जब थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है और ड्यूरिंग सच ए मोशन इज 0, वो 0 हो जाएगा. इफ थीटा इज लेस देन π/2, वर्क डन इज पॉजिटिव. जब थीटा जो है लेस देन π/2 का 90 डिग्री से कम होगा
तो वर्क इज पॉजिटिव एंड इट सेट टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स, तब ये कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। और इफ थर्ड पॉइंट जो है π/2 इज लेस देन थीटा एंड लेस देन पाई, मतलब π/2 जो है वो थीटा जो है वो इन दोनों के बीच में है, 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। वर्क डन इज नेगेटिव, मतलब यहाँ ये कहा जाएगा कि जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव हुआ, इज सेट टू बी डन बाय द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स, मतलब यहाँ जो वर्क होगा वो अगेंस्ट फोर्स चला जाएगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब हम आ जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब जो फोर्स है उसको वेक्टर से में हम लेते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, also known as the dot product, as written by putting a dot। देखिए, जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की, तो उनको वेक्टर जो होता है ऊपर एरो से दिखाया जाता है, मीन्स वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन होती है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वेक्टर ए एब्सोल्यूट वेक्टर बी इंटू कोस थीटा, मीन्स ये हो जाएगा ए बी कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब थीटा जो है वो टू वेक्टर्स का एंगल है। देखिए फिगर में देखिए, एक हमारे पास वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। जब इनका जो प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर का, वो ओरिजिन पॉइंट ओ पे है, वेक्टर बी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वेक्टर ए जो है वो राइट हैंड में अप डायरेक्शन में है, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है थीटा है। अगर हम इमेजिनरी लाइन वेक्टर ए के जो पॉइंट से अगर हम इमेजिनरी लाइन अगर ओ बी पर अगर वेक्टर बी पर हम ड्रान करते हैं, इम्पोज करते हैं, तो हमको एक परपेंडिकुलर मिलता है। और सेम परपेंडिकुलर जब हम वेक्टर बी से लेके और वेक्टर ए पे जब हम उसको इमेजिनरी लाइन को इम्पोज करते हैं, तो हमको एंगल जो है एन पॉइंट पे, तो हमको एंगल परपेंडिकुलर में सीधी सी बात है 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। सो ये जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से होगा, और ये डॉट प्रोडक्ट है। सो टू ऑब्टेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दे आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। एक जब हमको ये दिखाना है कि दोनों का स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का दिखाना है, तो एक ओरिजिन कॉमन पॉइंट से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन, ए का 1 न्यूटन और बी का 1 न्यूटन हो। एंड द डायरेक्शन एज सोन इन द फिगर, और जिस तरीके से उसमें डायरेक्शन दिखाई गई है, जो एरो दिखाया गया है, उसी डायरेक्शन में आपको शो करना है। एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ए टू बी। वही मैंने जो बात कही थी कि उस वेक्टर ए से उसके फुट पे एम है। सो ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ एम इक्वल टू, देखिए ये ओ कोस थीटा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो इस डायरेक्शन में फोर्स हमने ए में लगाया है और लग इस तरफ रहा है, तो ए कोस थीटा हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब ये जो है वेक्टर ई का वेक्टर हेड ऑफ वेक्टर ए टू वेक्टर बी, ओ एम इक्वल टू ए कोस थीटा। ओ एम जो है वो मैग्नीट्यूड है। अब प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओ एम है, और वो इक्वल टू ए कोस थीटा है। Similarly, n is the foot of the perpendicular from the head of the vector b to vector a and on vector equal to b cos theta। अब इसी तरीके से हम वाइस वर्सा देख लेते हैं। वेक्टर b का प्रोजेक्शन जो है वेक्टर a पर है, और ओ एन इक्वल टू बी कोस थीटा हो गया एज मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन द वेक्टर a। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी कोस थीटा इक्वल टू b इंटू ब्रैकेट में ए कोस थीटा इक्वल टू बी इन ब्रैकेट ओ एम इन ब्रैकेट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सो और इन अदर वर्ड वेक्टर ए
into vector b equal to ab cos theta equal to a b cos theta equal to vector a n o n, वो सेम इस तरीके से है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. Thus, the scalar product of the two vectors is equal to the product of the magnitude of the vector with the magnitude of projection of second vector on the direction of the first vector. देखिए सीधी सी बात है, इस डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट जो होता है टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो प्रोजेक्शन है वो सेकंड वेक्टर पर जब जाता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर उसके इक्वल होता है. ठीक है. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज जीरो इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा इक्वल टू π/2, पॉजिटिव इफ थीटा बिटवीन द 0 to π/2 एंड नेगेटिव इफ थीटा बिटवीन द वैल्यू ऑफ द थीटा बिटवीन द 90 to 180 डिग्री. Properties of the scalar product. Now we are going to talk about what is the property of the scalar product. देखिए अब वही सीधा हमको जाना पड़ेगा. whether the scalar product follow the commutative law. Commutative law means vector A into vector B equal to vector B into vector A. So vector A into vector B equal to AB cos theta equal to BA cos theta equal to vector B into vector A dot vector A. Thus the scalar product of the two vectors is the commutative. Distributive law सीधा सा है, मैथमेटिक्स के थ्रू जा रहा है. वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर A, वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर B. दिस आर द लेट हम मान लेते हैं कि ये है, एंड वेक्टर OR इक्वल टू वेक्टर C एंड सो इन फिगर. नाउ देखिए इस फिगर में दिया हुआ है वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर A है, वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर B है और एंड वेक्टर OR इक्वल टू वेक्टर C है. अब ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन. सो यहाँ बात हो जाती है डॉट वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C. सो एब्सोल्यूट वेक्टर A projection of vector B plus vector C on A means vector B और C का एडिटिव प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर A के ऊपर हो रहा है. सो वेक्टर A इक्वल टू ON. वेक्टर A देखिए वेक्टर A जो है वो ON की पोजीशन बनेगी, ON हो गया इक्वल टू वेक्टर A OM प्लस MN. ये हो गया दोनों मिलके, बिल्कुल सही बात है. वेक्टर A OM प्लस वेक्टर A एब्सोल्यूट वेक्टर A MN. सो वेक्टर A प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A प्लस वेक्टर एब्सोल्यूट वेक्टर A प्रोजेक्शन ऑफ C वेक्टर C ऑन वेक्टर A. वेक्टर A डॉट B vector B plus vector A dot vector C. Thus the scalar product of the two vectors is distributive with the respect to the summation. सीधी सी बात है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मीन्स वेक्टर A का मल्टीप्लिकेशन दोनों वेक्टर्स के साथ हो जाएगा B और C के साथ. नाउ थर्ड जो है, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B कब होगा? वैन द थीटा इक्वल टू 0. इनके बीच का जो एंगल 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, तब वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B होगा. वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B इक्वल टू AB कोस 0 डिग्री इक्वल टू AB हो जाएगा क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है. एंड वेक्टर A इंटू वेक्टर A इक्वल टू एब्सोल्यूट वेक्टर A इंटू एब्सोल्यूट वेक्टर A इक्वल टू A स्क्वायर. So vector absolute vector A equal to under root vector A in dot vector A. Thus magnitude of a vector is equal to the square root of the scalar product of the vector with itself. हाँ, means ये है कि thus magnitude of a vector is equal to the square root of
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ इटसेल्फ है। किसी भी वेक्टर का उसी में जो मल्टीप्लिकेशन है उसका स्क्वायर रूट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ़। अब पहले हमने पैरेलल देख लिया, अब हम देखते हैं इफ़ वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। परपेंडिकुलर की जब भी बात होगी तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वो किसी पे भी अगर परपेंडिकुलर है ईच अदर सो म्यूचुअल वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो वेक्टर हिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कोस 90 डिग्री। ए बी कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0 बिकॉज कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0। सो कंप्लीट जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो गया। दस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू मैचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए अब यूनिट वेक्टर में केप लग जाता है वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1। मीन्स ये हमेशा 1 होता है और ये हमेशा याद रखने वाली बात है, बिल्कुल फैक्ट है ये। और ये आगे आपको सम्स वगैरह या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे सॉरी यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू 0। देखिए टू कंडीशन है, यूनिट वेक्टर आई इंटू आई यूनिट वेक्टर जे इंटू जे यूनिट वेक्टर के इंटू के always be 1 and whether the unit vector I into unit vector j equal to 0, unit vector j into unit vector k equal to 0 and unit vector k into unit vector I equal to 0. So that is you will be must be remembered and scalar product in the terms of the Cartesian and components of the vector. अब हम सीधी सी बात हो स्केलर प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ द कार्टेशियन कंपोनेंट जो है वेक्टर के वो देख लेते हैं। इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के एंड बी इक्वल टू बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। देखिए इसमें सीधी सी बात है, जब कार्टेशियन की बात की है तो उसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मीन्स 3 डायमेंशनल की बात की है। 3 डायमेंशनल है देन द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के डॉट बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। सो इक्वल टू व्हाट विल हैपन देन ax bx plus ay by plus az bz। सो दैट इज द 7th जो पॉइंट है आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी कोस थीटा है और कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू व्हाट। हमारे पास ए बी का वैल्यू जो है a इंटू जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं ऊपर ही ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड बी जेड और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी जो ए बी का हमने ऊपर बात कर चुके हैं कि उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। So that is this formula is used to find the angle between two vectors. अगर two vectors के if we want to find out the angle between two vectors, that is the formula for that. ये उसी का फार्मूला है और उसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। देखिए वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अब देखिए वेरिएबल फोर्स क्यों होता है? वेरिएबल फोर्स इज दैट फोर्स इन देयर इज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट टाइम में अगर चेंज हो रहा है तो वो बोलेंगे वेरिएशन फोर्स। अ फोर्स वेरिंग विथ पोजीशन और टाइम इज नोन एज द वेरिएबल फोर्स। अ फोर्स वेरिंग विथ पोजीशन और टाइम इज नोन एज द वेरिएबल फोर्स। कोई भी फोर्स वेरिएबल फोर्स तब कहलाएगा जब वो पोजीशन और टाइम के विथ रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा।
To find work done under a variable force, consider a two-dimensional motion of a particle moving along a curved path AB. देखिए A to B का एक कर्व्ड पाथ है, दैट इज द टू डायमेंशनल की बात है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में एक पॉइंट हमने ए ले लिया है। वो ए से एक पार्टिकल जो है वो बी तक जाता है, पर उसका जो पाथ है वो इस तरीके से है। ठीक है, पाथ कैसे जा रहा है? वो कर्व्ड पाथ है। अब कर्व पाथ है तो ए बी एज सोन इन द फिगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। सीधी सी बात है कि उसमें फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, इसीलिए उसका पाथ कर्व्ड है। द कर्व्ड पाथ इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनेटली स्मॉल लाइन सेगमेंट्स। देखिए इन ये जो कर्व्ड पाथ है उसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसको डेल L1 वेक्टर डेल N1 वेक्टर डेल L2 वेक्टर डेल LN तक ले गए हैं इसको, और ये छोटे छोटे पाथ में। और इसी में जो फोर्स लगाया है, फोर्स वेक्टर F1 वेक्टर F2 एंड वेक्टर Fn, इस तरीके से फोर्स भी हो गया। बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट लाइन सेगमेंट। So vector del L1, vector del L2 up to the vector del Ln respectively, as the line segment are very small, the force over each segment can be considered constant. सीधी सी बात है कि जो लाइन सेगमेंट है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मीन्स वो उस तरफ जा रहा है, तो वो लाइन सेगमेंट को हमने बहुत उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा माना है ना, और इसीलिए जो फोर्स जो इस पे होगा वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा फोर्स होगा। द टोटल वर्क एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी कैन बी ऑब्टेन एज द सम ऑफ द वर्क डन बाय फॉर डिफरेंट लाइन सेगमेंट एज अंडर। डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग जो वर्क हुआ है वो पूरा सम हो जाएगा। टोटल वर्क W इक्वल टू वेक्टर F1 डॉट वेक्टर डेल L1 प्लस वेक्टर F2 डॉट वेक्टर डेल L2 प्लस वेक्टर Fn डॉट वेक्टर डेल Ln। अब ये जब हम इसको करेंगे तो हम इसको किस में ले आते हैं? समेसन वाले में ले आते हैं। मतलब हमने ये मान लिया कि A टू B जाने में उसको समेशन सिग्मा A टू B वेक्टर Fi डॉट डेल वेक्टर डेल Li वेयर द I इक्वल टू 1 2 3 अप टू द इनफाइनाइट। सो इफ़ अगर हम इसका लिमिट ले लेते हैं, कैलकुलस में चले जाते हैं, लिमिट वेक्टर डेल वेक्टर L टू 0 इक्वल टू देन W इक्वल टू इंटीग्रल A टू B वेक्टर F डॉट वेक्टर DL इक्वल टू F इंटीग्रल A टू B F कोस थीटा DL हो गया। फॉर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल along x axis and force acting in the direction of motion as shown in the figure। अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात करें और पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और जो एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और वही जो है जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन में ही एक्टिंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्क W इक्वल टू इंटीग्रल A टू B ई एफ डी एक्स कोस 0 डिग्री हो जाएगा और x1 टू x2 एफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अरे यार, for one dimensional motion of the particle along x axis and force acting in the direction of motion as shown in the figure, okay, W equal to integral A to B f dx cos 0 डिग्री इक्वल टू एफ डी एक्स x1 टू x2। देखिए हम यहाँ फिगर में देख लेते हैं, ओ एक्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस इन द राइट हैंड साइड, ओ वाई एक्सिस अपवर्ड्स द upward direction, and the vector F is force on the y-axis and distance or displacement to the towards the along with the x-axis. Force along with the OY and
डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग विद द ओ एक्स। देखिए यहाँ ए टू बी पॉइंट तक जाने में कोऑर्डिनेट्स जो हैं व्हेन x1 एंड x2 आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। x1 और x2 जो है वो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है। x1 एंड x2 जब ए पर है तो x1 है और बी पर है तो x2 है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, इनके बीच में जो है फोर्स अप्लाई हुआ है और यहाँ पर हम सिर्फ लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो dx है। द फोर्स F इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड हिंस वर्क डन इज F dx विच इज़ द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, और यही उसकी एरिया ऑफ द स्ट्रिप है। टोटल वर्क फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ सच स्ट्रिप। इसी स्ट्रिप का जो एरिया है उसका सम जो होगा डिफरेंट वही क्या होगा, वो वर्क, टोटल वर्क फॉर मोशन x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2 फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स और ए कर्व्ड पाथ फ्रॉम द पॉइंट वेक्टर r1 टू वेक्टर r2 एज शोन इन फिगर। देखिए अब यहाँ पर आ जाता है कि अगर हम इसी को इस तरीके से हम लेते हैं कि आपका वेक्टर r1 वेक्टर r2 है और यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल है एज शोन इन फिगर। द वर्क डन W12 इक्वल टू वेक्टर r12 इंटीग्रल वेक्टर r1 टू वेक्टर r2। सो वेक्टर F डॉट वेक्टर dr इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर r2 माइनस r1 होगा ये, ठीक है। सिंस vector F is constant, thus the work done by the constant force is the scalar product of the force and the displacement vector of the particle। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आ जाते हैं हम। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण किसी भी बॉडी में कैपेसिटी टू डू वर्क अगर हो जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितनी स्पीड उस बॉडी या पार्टिकल की होगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सीलरेटर और acceleration or deceleration in its motion, thereby the changing its velocity and kinetic energy। अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्टिंग करता जाता है तो वो एक एक्सेलरेशन या डेसिलरेशन, त्वरण या मंदन, उस मोशन पर अप्लाई होता है, चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। और जब एक्सेलरेशन डेसिलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में चेंज आएगा। आल्सो वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी व्हाइल काजिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट। और जब नेट फोर्स वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी व्हाइल काजिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट अगर उसमें हो रहा है इसका मतलब है और नेट फोर्स उस पर लगाया जा रहा है तो वर्क सेट टू बी डन, वर्क उस पर हुआ है ये कहा जाएगा। द वर्क W अगर हम मान लें लेटस वर्क इक्वल टू W डन बाय द फोर्स वेक्टर F ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास M एंड कॉजिंग एक्सेलरेशन वेक्टर A एंड displacement vector D is given by W equal to vector F dot vector D equal to M means vector A dot vector D। Okay, that is the first equation. Using the result V square minus V0 square equal to 2A dot vector 2 vector A dot vector D in the above equation. So W equal to M V square minus V0 to V means velocity by 2, so equal to half mv स्क्वायर। क्या हो गया ये हाफ mv स्क्वायर हो गया, हाफ को निकाल लिया है और -1/2 हाफ mv0 स्क्वायर वेयर V0 एंड V
are the speed before and after the application of the force respectively. So K minus K0 equal to change in the kinetic energy del K, where K0 and K are the initial and the final kinetic energy. The unit of kinetic energy is the same as that of the work, that is the joule. Thus, the work done by a resultant force on a body in the absence of the dissipative force is equal to the change in the kinetic energy of the body. देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर इन सब का कनेक्शन है. एक बात और समझ लीजिए, जब भी R1, R2, R0, R1, V0, V ये जब भी होगा तो V0 जब भी जीरो जहाँ आएगा वो इनिशियल होगा, और जो V आएगा या V1, V2 दैट इज़ द वो फाइनल होगा. V जो है फाइनल होगा. ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. यही स्टेटमेंट जो है ऊपर वाला, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है. द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ द dissipative forces is equal to the change in the kinetic energy of the body. When a particle performs uniform circular motion, the centripetal force acting on it is perpendicular to its tangential instantaneous displacement. Hence, no work is done by the centripetal force and the speed and kinetic energy of the particle do not change. देखिए, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंटियल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है. इस कारण से हम कह सकते हैं कि नो वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स. मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स कोई भी उस पर वर्क नहीं कर रहा है. एंड द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डू नॉट चेंज. इसका मतलब है कि उस पार्टिकल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है. इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, work is done by the force on the body and it is positive. When the displacement occur in the direction of the force acting on a particle, जब किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी डायरेक्शन में अगर उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है और पॉजिटिव हुआ है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इन दिस केस. और इस केस में उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अगेंस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वर्क इज डन बाय द बॉडी एंड इज नेगेटिव. अगर बॉडी पे फोर्स लगाया गया है, जिस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है उस डायरेक्शन से वो जो फोर्स उसके अगेंस्ट, बॉडी की डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अगर राइट हैंड साइड में आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है, इसका मतलब कि वो अगेंस्ट डायरेक्शन में है. सो वर्क इज़ डन बाय द बॉडी एंड इट्स इज़ नेगेटिव. मतलब वर्क तो होगा पर वो नेगेटिव वर्क होगा. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज इन दिस केस. और इस केस में उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी. आल्सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू K इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू m² v² अपॉन 2m. सो p² अपॉन 2m इक्वल टू वेयर p इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ये लीनियर मोमेंटम है. ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं. पोटेंशियल एनर्जी सीधी सी बात है, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन. पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात होगी तो द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इन अ फोर्स फील्ड और ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. मीन्स पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होती है उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए मैं बता देता हूँ कि अगर कोई एक स्टोन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के हाइट से सिर्फ 1 फीट रखा हुआ है, 1 फीट हाइट पर रखा गया है, फिर वो उससे 2 फीट हाइट पर रखा है, फिर 3 फीट हाइट पर, फिर 40 फीट हाइट पर। जितनी हाइट पर उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पी mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड h इज द हाइट। इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये बात होती है उसी की मैंने आपसे जो बात किया है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही बात होगी, उसको हम सिर्फ mgh की जो बात कर रहा हूँ मैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सेलरेशन g ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी टेकन एज द कांस्टेंट फॉर हाइट्स मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। सबसे बड़ी बात है कि वो हाइट रेडियस जो है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उसको बहुत स्मॉलर एज्यूम किया जाता है। इफ़ बॉडी ऑफ मास ए मूव्स फ्रॉम हाइट y1 टू हाइट y2 इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, द फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू -mg in unit vector j and its displacement equal to y2 minus y1 into unit vector j. The work done by w equal to vector f into vector d equal to -mg unit vector j minus y2 minus y1 unit vector j. So mg y1 minus mg y2, equation first. So work, energy and power. Here the work depends on the initial and the final position of the body and not on the path followed. देखिए सीधी सी बात है कि वर्क जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसने कौन सा पाथ लिया है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, चाहे वो कर्व्ड लाइन में जा सकता है या सर्कुलर में जा सकता है। Also there is no loss of the mechanical energy if the friction and air resistance are ignored. यदि हम फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दे तो किसी भी एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इन दिस केस द फोर्स इज नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स, और इस केस में फोर्स को कंजर्वेटिव कहा जा सकता है। एंड द फील्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड, और ये जो फील्ड होगी उसको कंजर्वेटिव कहा जाएगा। देखिए बहुत सीधा सा बताया उसने, y2 y1, ये y1 आपका फिगर है, एक ऑब्जेक्ट है, वो सीधा ये पूरी हाइट है, y2 पूरी हाइट है, mg नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और y1 जो y1 है उसकी फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। if v1 and v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी एट हाइट्स y1 एंड y2, देखिए v1 एंड v2 जो है वो किसी टू बॉडीज़ की वेलोसिटी है जो y1 और y2 हाइट पर है रिस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू mg y1 माइनस mg y2 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। हियर mg y1 एंड mg y2 आर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द हाइट्स y1 एंड y2। y1 और y2 हाइट पर जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg y1 होगी y1 हाइट पर, और y2 हाइट पे mg y2 होगी। सो बॉडी एट हाइट्स y1 and y2 respectively from the surface of the earth due to the earth's gravitational field. Surface of the earth is the reference level from where potential energy is calculated. Beside the earth's surface any other level can be chosen as a reference level. Thus the gravitational potential energy of a body or of mass m at height h for the surface of the earth is u equal to mg। h जो मैंने आपसे बोला था वो हो गया फ्रॉम द अबव इक्वेशन हाफ mv1 स्क्वायर प्लस
mg/1 equal to half mv2 square plus mg/2. So that total mechanical energy, thus in a conservative field, the mechanical energy E, which is the sum of the kinetic energy and the potential energy U, remains constant. Means E k equal to half mv square and potential energy U equal to mgh remains constant. Hence, E equal to k plus U. Thus, the mechanical energy of an isolated system of the bodies is conserved in a conservative field. This statement is known as the law of the conservation of the mechanical energy. What is the law of the conservation of the mechanical energy? Energy cannot be neither be created nor be destroyed. That is the conservative energy. The elastic potential energy due to the configuration of a system. Elastic समझते हो, spring, elastic and all those things. There is a system, one end of an elastic spring of negligible mass and obeying Hooke's law is tied with a rigid wall, and to the other end a block of the mass M is tied. देखिए, एक इलास्टिक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग कोई सी भी आप ले लीजिए और उसका जो मास है स्प्रिंग का वो नेग्लिजिबल है, ओबेइंग हुक्स लॉ, और वो क्या हुक्स के लॉ को ओबे करती है. अगर उसको एक रिजिड वाल से टाइट कर दिया जाए, बांध दिया जाए, उसमें फिक्स कर दिया जाए और अदर एंड पे एक जो एम मास का जो ब्लॉक है वो उससे जोड़ दिया जाए, द ब्लॉक इज एट द एक्स इक्वल टू 0 पोजिशन पे है, उसको हम एक्स इक्वल टू 0 मान लें. व्हेन द स्प्रिंग इज नॉट एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड, मतलब उसकी स्प्रिंग की ओरिजिनल जो पोजीशन है एज इट इज़ विदाउट एनी फोर्स, ना तो पुल करेंगे ना पुश करेंगे, उस कंडीशन में कह रहा है वो एक्स इक्वल टू 0 रखा गया है. ऑन द डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग विच ट्राइज टू रिस्टोर द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. देखिए, जो ब्लॉक है जब डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक को जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे, है ना, पुल और पुश करेंगे, तो वो जो ब्लॉक है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा. द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एंड इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. जैसे ही हमने देखिए x इक्वल टू 0 था, यहाँ पर x लिया, उसको थोड़ा सा पुल किया, हमने पुल किया तो वापस वो रिस्टोरेशन की तरफ जा रहा है. देखिए नीचे x जो है इधर राइट हैंड डायरेक्शन में है और नीचे जो थर्ड है उसमें स्प्रिंग छोटा होके और अपोजिट द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन जा रहा है. ठीक है. सो हिंस एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x और एफ इज इक्वल टू -kx. वर्क के वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग which is defined as the force required to pull or compress the spring by unit displacement. Its unit is Newton per meter and its dimension formula is the m1 L0 t to the power -2. Work done by the applied force on the spring is W equal to integral 0 to x kx dx इक्वल टू k जो है कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ गया. अब हमारे पास बचता है सिर्फ 0 to x dx इक्वल टू जो फार्मूला है x dx का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to x इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर. दिस वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी टू बी द 0 फॉर x इक्वल टू 0 फॉर change in the length equal to x. The potential stored in the spring will be the u equal to half kx square. रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क W डन ऑन इट बाय फोर्स F इज डिस्प्लेसिंग इट थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डेल x. देखिए, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा उसको डेल के कहेंगे और वो उसके इक्वल होगा उसके वर्क के W के, डन ऑन इट बाय फोर्स F, जबकि उस पर फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है और वो डिस्प्लेसिंग इन इट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस x.
मतलब जब एक्चुअली में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल पर जो वर्क हुआ है उसके बराबर होगा कब, जब उस पर एफ वर्क अप्लाई किया जा रहा है और डेल एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो हिंस डेल के इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डेल एक्स, बट बाय द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो होगा वो जीरो होगा, तो एफ डेल एक्स प्लस डेल यू इक्वल टू जीरो। सो हिंस एफ इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू लिमिट del x to extend to 0, del u by del x equal to minus du by dx. This equation holds only in the case of the conservative force, और ये इक्वेशन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए करेगी। इन द केस ऑफ द स्प्रिंग द पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, सो हिंस एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के टू एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स पावर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर। व्हाट इज द पावर? पावर मीन्स the time rate of doing work is known as the power। सीधी सी बात है, doing work with respect to time is known as the power, और power is defined as the work done per unit time। सीधी सी बात है, power is defined as the work done per unit time। पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ है, बस वही उसका पावर है। एफ डेल डब्ल्यू इज द वर्क डन इन द टाइम इंटरवल डेल टी। अगर कोई काम डेल टी टाइम इंटरवल में डेल डब्ल्यू वर्क होता है, द एवरेज पावर इज द टाइम इंटरवल इज डेल टी इज पावर इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम टी इज द पी इक्वल टू लिमिट डेल टी एक्सटेंड्स टू जीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डेल टी डी टी। So if the dw is the work done by a force vector f during the displacement vector dr, then the p equal to dw upon dt equal to f dot dr upon dt equal to vector f dot vector v, where vector v is the instantaneous velocity at time t, power is a scalar quantity like work energy और power ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, पावर एंड एनर्जी आर द स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज वाट, डब्ल्यू, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू m1 L2 T2 माइनस 3 है। 1 किलो वाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट, एंड 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट, एंड ब्रिटिश सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज हार्स पावर HP, 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 kilowatt per hour is the electrical unit of the energy work as the product of the power and time। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा बिल जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है वो इसी पावर से आता है, 1 किलोवाट पर आवर। ओके, 1 घंटे में हम कितनी बिजली जलाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट बनती है, और यूनिट पर यूनिट एक चार्ज होता है, उस चार्ज का उस जितनी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन होने के पास हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर इक्वल टू 3.6 × 10 to the power 6 जूल। द इलास्टिक एंड द अनइलास्टिक कोलिजन्स। Elastic collision, total linear momentum and total kinetic energy of the colliding bodies are conserved। देखिए, collision का मतलब होता है टकराना, ठीक है। अब collision in elastic collision, total linear momentum and the total kinetic energy of the colliding bodies are conserved। इलास्टिक कोलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है कोलाइडिंग बॉडीज़ की वो कंजर्व होती है, उसमें लॉस और गेनिंग नहीं होता। इन इलास्टिक कोलिजन्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज इज कंजर्व्ड, बट पार्ट ऑफ होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। देखिए, इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो तो कोलाइडिंग बॉडीज़ का कंजर्व्ड होता है, पर इसमें सब पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी का दूसरे फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। इन बाथ इलास्टिक एज वेल एज द इनइलास्टिक कोलिजन्स टोटल एनर्जी ऑफ ऑल फॉर्म्स मैकेनिकल, इंटरनल, साउंड एक्सेट्रा एंड टोटल लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड।
इसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक में चाहे वो एनर्जी साउंड की हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इंटरनल हो, वो सब जो होता है टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में अब कोलिजन को समझ लेते हैं। partially inelastic collision, suppose a sphere A of mass m1 moving with velocity v1। एक ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है वो, और उसका नेम दिया है हमने ए, और उसका मास जो है m1 है, और वो उसकी वेलोसिटी v1 है इन द x डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में जा रहा है। कोलाइड्स विद द अनदर स्फीयर ऑफ द मास m2। दूसरा जो है एक और स्फीयर है, उसका नेम b है, उसका मास v2 है, और वो v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v2। v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर v1 v2 से ग्रेटर है, सो लेट v1 एंड v2 बी देयर वेलोसिटीज इन द सेम एक्सिस डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन विच वी वांट टू फाइंड। इनके बीच में कहीं ना कहीं ये टकराएंगे एक दूसरे से। अगर देखिए कब टकराएंगे, जब एक की वेलोसिटी दूसरे से ज़्यादा होगी तभी टकराएंगे। अगर v1 की ज़्यादा होगी तभी वो टकराएगा, है ना। v2 की ज़्यादा होगी तो v1 उससे नहीं कोलाइड नहीं कर पाएगा, टकरा नहीं पाएगा, कोलिजन नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो कहता है उसमें लॉस कुछ भी नहीं होता, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। उसने तो दोनों चीज़ें ले ली है, मतलब जो पोजीशन है वो ये कह रहा है कि v1 v2 अभी इस पोजीशन में x पोजीशन में है, और जब नेक्स्ट उसमें आएंगे तो v1 डैश हो जाएगा और v2 डैश की पोजीशन होगी। सो और m1 v1 माइनस v1 डैश इक्वल टू m2 v2 माइनस v2 डैश। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अ पैरामीटर नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन e इज डिफाइंड एज अंडर। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है रेस्ट में जब होगा तो e इक्वल टू v2 माइनस v1 अपन v1 माइनस v2। वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी कब की, जब वो टकरा के और वापस से सेपरेट होते हैं तब की। और v1 माइनस v2 वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच बिफोर द कोलिजन। दूसरी इसके जो डिवाइड में है वो वेलोसिटी कौन सी है, कोलिजन के बिफोर की वेलोसिटी है। सो फॉर partly inelastic collision is between the 0 to 1, v2 minus v1 equal to v2 dash minus v2 dash equal to e v1 minus v2 equal to 2. Solving equation 1 and 2 for v1 dash and v2 dash, we get the v1 dash equal to m1 minus m2 e, m1 plus m2 v1 plus 1 plus e m2 divided by m1 plus m2 v2, and v2 dash equal to 1 plus e m1 divide m1 plus m2 into v1 minus m1 e minus m2 upon m1 plus m2 into v2. Thus v1 dash and v2 dash can be calculated from the above equations. Completely inelastic collision किसको कहा जाएगा, ठीक है। पुटिंग e इक्वल टू 0, यदि हम e इक्वल टू 0 रख लेते हैं फॉर कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन एंड द अबाउ इक्वेशन v1 डैश इक्वल टू v2 डैश इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू v, द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर आफ्टर कोलिजन। Thus in completely inelastic collision the colliding bodies move jointly with a common velocity. Here the kinetic energy before collision ki equal to 1 by 2 m1 v1 square plus m2 v2 square, and the kinetic energy after collision हो जाएगा kf equal to 1 by 2 m1 plus m2 v2 v square equal to half m1 plus m2 into m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 whole square. The kf minus ki equal to m1 m2 into v1 minus v2 square and 2 into m1 plus m2. The negative sign indicates that the kinetic energy decreases during the inelastic collision. Inelastic collision में जो kinetic energy वो decrease होती है, elastic collision in one dimension में elastic collision क्या होगा, putting e equal to 1 है ना,
हम पहले इक्वल टू 0 रखा था, हम इक्वल टू 1 रखते फॉर इलास्टिक कोलिजन। इन इक्वेशन 2 वी गेट द v2 डैश माइनस v1 इक्वल टू v1 माइनस v2, हेंस v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v डैश इक्वल टू थर्ड इक्वेशन हो गई। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट m1 इंटू वी वन माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी वन डैश स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी टू डैश स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 एंड द रीअरेंजिंग। ओके, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 dash square. This shown that the kinetic energy is conserved for a E equal to 1, hence the elastic collision can also be defined as the one of in which E equal to 1. स्पेशल केसेस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केसेस क्या होंगे? स्पेशल केसेस ये होंगे फर्स्ट इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ द स्फीयर आफ्टर द कोलिजन आर गिवन। v1 डैश इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 v2 एंड v2 डैश इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 v2। work energy and power for m1 is greater than equal to m2, neglecting m2 as the compared to the m1 and सीधी सी बात है कि m2 को हम कुछ भी नहीं मान रहे, जीरो मान रहे हैं। m1 is the above equation we get the v1 dash is equal to the v1 and v2 dash equal to 2v1 minus v2. This shows that the larger sphere continues to move with the same velocity whereas the velocity of the smaller sphere increases. देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लार्जर स्फीयर होगा वो एक सेम वेलोसिटी के साथ जाएगा और एक अगर उसमें छोटा है तो वो इंक्रीज स्पीड के जाए। इफ द स्मॉलर स्फीयर वाज एट द रेस्ट इट मूव्स विथ ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर स्फीयर आफ्टर द कोलिजन। अगर स्मॉलर स्फीयर रेस्ट में है और जो लार्जर स्फीयर उससे आके टकराता है कोलिजन के बाद, तो जो लार्जर वेलोसिटी ऑफ द लार्जर इट मूव्स विद द ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ जिस वेलोसिटी से लार्जर स्फीयर आ रहा था उससे डबल वेलोसिटी के साथ जो स्मॉलर है वो मूव कर जाएगा। फॉर m2 m1, अगर m1 को नेग्लिजिबल माने तो अबाव इक्वेशन ये हो जाएगा v2 डैश इक्वल टू v2 and v1 dash equal to v2 minus v1. In this case also the larger sphere continues to move with the same velocity but the velocity of the smaller sphere changes. उसकी जो लार्जर की सेम रहेगी और उसकी चेंजेस रहेगी। इफ द स्मॉलर स्फीयर वर मूविंग विद द ट्वाइस the speed of the larger sphere and became stationary after the collision. If the smaller sphere were moving with velocity less than twice the velocity of the larger sphere, it continues to move in the same direction but with the decreased speed. If the smaller sphere were moving with the velocity more than the twice the velocity of the larger sphere, if rebounds and it starts moving in the opposite direction with the velocity given as above. If the larger sphere was stationary, it remains stationary. In this case, the smaller sphere rebounds and moves with the same speed in the reverse direction. ये बिल्कुल आपका कैरम बोर्ड का जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सही है। स्ट्राइकर लाइट वेट होता है और सामने की जो रिब होती है वो वुडन रिब जो बहुत एक तो हैवी होती है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ ज़्यादा होती है इसलिए वो हैवी होती है और वो क्या होती है न वो फिक्स्ड होता है इसलिए वो रिबाउंड लगता है। समराइजिंग द अबाउट टू केसेस व्हेन वन ऑफ द टू स्फीयर्स कोलाइडिंग इज मच मोर मासिव देन अदर then the velocity of the larger sphere remains almost the same after the collisions, whereas the velocity of the smaller sphere after the collision is almost twice the velocity of the larger sphere less the velocity of the smaller sphere before the collision. If m1 equal to m2 and v1 dash equal to v2 and v2 dash equal to v1, thus in elastic collision of the two spheres of the equal mass, their velocities get exchanged. उनकी velocity exchange हो जाएगी। देखिए v1 dash इसमें डायग्राम में पूरा दिखा रखा है, v2 dash v1 dash वेक्टर में दिया है, θ1 और θ2 है, x एक्सिस के थ्रू है ना। और सपोज स्फीयर ऑफ मास इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल,
टू डायमेंशनल में इलास्टिक कोलिजन कैसे होगा। ठीक है, सपोज स्फीयर ऑफ मास m1 मूविंग इन x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1। वेलोसिटी v1 के साथ ये x डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक स्फीयर है, और v2 वेक्टर v2 इक्वल टू वेलोसिटी v1 एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद स्टेशनरी v2 इक्वल टू 0। मतलब वहाँ पर जहाँ पर एक से जाके वो टकराता है, कोलिजन करता है, जबकि उसका जो v2 है, दूसरा जो मास है स्फीयर है, उसकी वेलोसिटी 0 है। आफ्टर द कोलिजन दे मूव इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 with the x-axis with velocity v1 dash and v2 dash respectively। देखिए, जब वो टकराते हैं तो वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, एक v1 डैश डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हैं और v2 डैश डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम m1 वेक्टर v1 इक्वल टू m1 वेक्टर v1 डैश वेक्टर एंड m2 v2 डैश वेक्टर। So the equating the x and y components of the momenta। मोमेंटा जो है उसका m1 v1 इक्वल टू m1 v1 डैश कोस थीटा हो जाएगा, θ1 हो जाएगा, और m2 v2 डैश कोस θ2 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। एंड 0 इक्वल टू m1 v1 डैश साइन θ1 माइनस m2 v2 डैश साइन θ2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। एज द कोलिजन इज इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। So hence half m1 v1 square equal to half m1 v1 dash square plus half m2 v2 dash square equal to 3, थर्ड इक्वेशन हो गई है। यूजिंग द अबाउट 3 इक्वेशंस एनी 3 अननोन क्वांटिटीज कैन बी डिटरमाइंड। सबसे बड़ी बात है कि 3 क्वांटिटीज निकाल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। देखिए, what are different besides mechanical energy, some examples of the other forms of the energy are as under internal energy, the sum of the vibrations, kinetic energy and potential energy due to the mutual attraction and repulsion between the constituent particles of a substance is known as the internal energy of the body। किसी भी बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और उसके कारण जो रिपल्सन और एट्रैक्शन फोर्स के कारण जो इंटरनल एनर्जी जो उत्पन्न होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करता है इंटरनल एनर्जी एंड हिंस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। और जब अगर ये उनके बीच में अगर ये फ्रिक्शन और ये जो मोमेंट बढ़ जाता है तो बॉडी जब कब होगा ये, जब उसको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तब उनमें मूवमेंट बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, और इस तरीके से इंटरनल एनर्जी होगी। हीट ऑफ द थर्मल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए बॉडी ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इज नोन एज हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखिए, कॉन्स्टेंट पार्टिकल जब टेम्परेचर मिलता है वो रैंडम मोशन करने लगते हैं, जब रैंडम मोशन करते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट और थर्मल एनर्जी को उनको हीट और थर्मल एनर्जी माना जाता है, किसकी, उस बॉडी की। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द हीट इज एनालॉगस टू मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क। व्हेन वर्क इज डन बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस एंड that of the body B increases। जब वर्क इज डन बाय बॉडी ए बॉडी बी पे कोई वर्क करती है तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो ए की डिक्रीज हो जाएगी और बी की इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी, इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी ए डिक्रीज एंड दैट ऑफ द बॉडी बी इंक्रीज। सीधी सी बात है कि अगर ट्रांसफ़र बॉडी ए से हीट ट्रांसफ़र होती है बॉडी बी में तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो बॉडी ए की वो डिक्रीज़ हो जाएगी और बॉडी बी की इंक्रीज़ होगी। सीधी बात है, ये ट्रांसफ़र कंडक्शन ऑफ एनर्जी जो मतलब आपके जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हीट इन सब के जो है कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। द केमिकल एनर्जी, स्टेबल कंपाउंड हैज़ एनर्जी less than its constant element in free state. This difference is known as the chemical energy or the chemical binding energy. In a chemical reaction, if the chemical energy of the product
is less than that of the reactants, heat is evolved and the reaction is called the exothermic. Here the chemical energy got converted into the heat energy. Similarly, in the chemical energy of a product is more than that of the reactants, heat is absorbed and the reaction is called the endothermic reaction. Here heat energy got converted into the chemical energy. ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन की बिल्कुल साइंटिफिक एंड परफेक्ट डेफिनेशन है और दैट इज़ केमिकल एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आ जाते हैं हम। The energy associated with the electric current is known as the electric energy. When electric current is used in a heater, electrical energy is converted into the heat energy. Similarly, in a lamp, it is converted into the heat and light energy. Okay, now we are going to talk about the nuclear energy. The mass of a nucleus is less than the sum of the masses of its constant protons and neutrons and free state. The energy equivalent to this mass difference is known as the nuclear energy of the nuclear binding energy. In a nuclear fission reaction, when heavy nuclei like uranium are bombarded by neutrons, they break up into smaller nuclei, releasing huge amount of nuclear energy. Such reactions are used in the nuclear reactors for producing power and in atomic weapons. In the sun and the stars, nuclear fusion reaction occurs in which lighter nuclei like protons, neutrons fuse at high temperature to form a helium nucleus, releasing huge amount of energy at the microscopic level. All different forms of energy are in the form of potential and or kinetic energy. Equivalence of the mass and energy. Albert Einstein gave an equation for the internal interconversion of mass and energy as under equal to mc square, where c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second in the velocity of the light in the vacuum. Conservation of the energy. The total energy of the isolated system remains constant. This is the statement of the law of the conservation of energy. One form of the energy may get converted into the another form of energy. Energy cannot be created or destroyed. The universe is an isolated system, and so the total energy of the universe remains constant. So that is the thank you very much. That is the complete lesson.